हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th का हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो हम आज पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 तक क्या हो गया, वीडियो अपलोड है, तो आप चाहें तो इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्रांति का घटनाक्रम। हम लोग फ्रांस की क्रांति में किस तरीक़ा से क्रांति हुआ, बूर्बो वंश किस तरीक़ा से ख़त्म होने के कगार पर था, किस तरीक़ा से मेरी अंतुकता सारे वहाँ प्रथम अरेस्ट, द्वितीय अरेस्ट और तृतीय अरेस्ट पर किस तरीक़ा से अपना हक जमाती थी, किस तरीक़ा से वह फिजूल खर्च करती थी, इस सारे चीज़ों के बारे में हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे कि उस क्रांति हुआ तो क्रांति का घटनाक्रम क्या हुआ। सन 1789 ईस्वी में लुई 16वीं को धन की आवश्यकता हुई। 1789 में किसकी हुई? लुई 16वीं को धन की आवश्यकता थी। लुई 16वीं कौन था? तो बूर्बो राजवंश के लुई 16वीं थे। इसकी लुई 16वीं की पत्नी का क्या नाम था? मेरी अन्योतयता। लुई 16वीं की पत्नी के नाम मेरी अन्योतयता थी। जो मेरी अन्योतयता किसका कहाँ के थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जो इसी का जो था 15,000 खास लोग इनके राजकोष में काम किया करते थे, जो राजस्व का 9% लिया करते थे और वह कोई काम ना किया करते थे। और मेरी अंतोता जो थी फिजूल खर्ची थी। तो इतना खर्चा कीजिएगा तो आपको तो पैसा की तो ज़रूरत है पड़ेगा ही, धन का तो आवश्यकता होगा ही। तो इनकी धन की आवश्यकता हुई। इसके लिए 5 मई सन 1789 ईस्वी को 5 मई सन 1789 ईस्वी को उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। किसकी बैठक बुलाई? स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के क्रमशः 300 प्रतिनिधित्व एवं तृतीय राष्ट्र के 600 प्रतिनिधित्व को भाग लिया। इन्होंने बैठक बुलाई। हम जानते हैं कि फ्रांस में कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट। कौन कौन? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 स्टेट होते थे। तीनों स्टेट में जो इसमें जो पहला जो था जिसमें पादरी रहते थे, दूसरा कुलीन वर्ग होता है, तीसरा में जो थे मजदूर, किसान, वकील, जज, ये सारा तृतीय अरेस्ट में आया करते थे। तो तृतीय अरेस्ट दोनों में तो प्रथम अरेस्ट और द्वितीय स्टेट में जो आए थे वो कितने थे? 300 बुलाए गए। और तृतीय स्टेट में कितने 100 आए? 600 आए थे, क्योंकि 90% जनता कहाँ रहता था? प्रथम स्टेट में ही रहता था। तृतीय स्टेट में ही रहता था। तृतीय स्टेट ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। ये जो तृतीय अधिक न्यायाधिकरण है कि हमें आप क्या कर दिए, लोकतांत्रिक जो जिस तरीक़ा से लोकतांत्रिक में शासन होता है, आप लोकतांत्रिक तरीक़ा से क्या कीजिए, शासन कीजिए। हम उसको हमको क्या दीजिए, प्रतिनिधित्व दीजिए। कौन बोला? तृतीय स्टेट वाला बोला कि हमको इस तरीक़ा से सुविधा चाहिए। तो जब बोला तृतीय स्टेट मांग किया, यहाँ अधिकार मांगा, यह राजा द्वारा अस्वीकृत था। यह अस्वीकृत मतलब स्वीकार नहीं किया गया। वह इसको क्या कर दिया? मना कर दिया। कौन मना कर दिया? राजा मना कर दिया। राजा कौन था? लुई 16वीं था। क्या कर दिया? मना कर दिया। जो लुई 16वीं कौन? प्रथम स्टेट के आते थे। करा कि तभी तृतीय स्टेट ने सभी प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर निकल गए। 600 के 6 ये क्या हो गए? विरोध जताते हुए कि नहीं, हम इस बात को बात को नहीं मानेंगे। इस सारे बातों को नहीं मानते हुए कहाँ चल गया? बाहर निकल गए। 20 जून को जब वे अधिनिवेशन करने के लिए एकत्र हुए, तब उन्हें देखा कि जिस हॉल में उनका अधिवेशन होने वाला था वहाँ शाही अंगरक्षक, शाही मतलब राजाओं को क्या कहा जाता है? शाही। और उसके जो सैनिक होते हैं उसके अंगरक्षक कहा जाते हैं। शाही अंगरक्षक का पहरा था। जहाँ वो जिस हॉल में जो तृतीय अरेस्ट के जो 600 लोग भागे थे, वहाँ से उनको भागे थे मतलब कि उनका जो स्वीकृत नहीं था कि हम इस तरीक़ा से शासन नहीं चाहते, हमें स्वतंत्र शासन चाहिए। इस स्टेट को ख़त्म कर ये क्या हुए, वहाँ से विरोध जताते हुए चले गए और 20 जून को बैठक बुलाया। और कहाँ बैठक बुलाया? वही हॉल में जिस हॉल में हुआ था। सिर्फ किसने किसको बुलाया? तृतीय स्टेट के लोगों को ही बुलाया गया। और कौन? वह खुद अपने ही बुलाया कि चलिए वहाँ जाकर हम लोग क्या करेंगे, सभा करेंगे। और जब यह वहाँ पर पहुँचे तो देखे ना, शाही अंगरक्षक वहाँ पर पहरा दे रहे थे, यानी कि वहाँ पर खड़ा थे। सभी तृतीय स्टेट के प्रतिनिधित्व
टेनिस कोर्ट में एकत्रित हो गए। कौन कोर्ट? वहाँ जो था वहीं के बगल में थोड़ा दूर पर एक टेनिस कोर्ट होता था। टेनिस जो खेलने वाले आप जानते हैं उसे टेनिस कोर्ट कहते हैं। खेलने बैडमिंटन को खेलने के मैदान को क्या कहा जाता है? टेनिस कोर्ट। वह टेनिस कोर्ट में एकत्रित हो गए। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन पूछेगा कि जो तृतीय स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि थे वह आए वहाँ पर। तो वहाँ पर आने पर जो वहाँ पर उनको अंगरक्षक के द्वारा नहीं बैठाया गया तो वह कहाँ जाकर सभा को सम्मिलित किए? तो टेनिस कोर्ट में जाकर एकत्रित हुए थे। तो एक कैसा बात है, ध्यान देने योग्य बात है। करा इन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया। इन्होंने अपनी सभा को क्या घोषित किया? नेशनल असेंबली घोषित किया तथा यह शपथ ली कि राजा की शक्तियों को कम करने वाले संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता यह सभा भंग नहीं होगी। क्यों इसके लिए कहा कि सभा भंग नहीं होगा? यानी कि सभा भंग ना होने का मतलब पर हमें ऐसा सभा बुलाया जाएगा। क्योंकि जब बुर्बो वंश के था तो उसने लुई 14वीं ने क्या 175 वर्ष तक असेंबली का बैठक ही नहीं बुलाए थे। अब बुलाएं कब? जब वहाँ धन की आवश्यकता पड़ा तब। इसलिए इन्होंने कहा तृतीय प्रदेश के प्रतिनिधित्व जब खड़ा हुए तो उसने अपने आप को सभा को नाम क्या दिया? नेशनल असेंबली। कौन असेंबली? अपने सभा को घोषित कर दिया नेशनल असेंबली। तो यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है कि कौन असेंबली? अपने सभा को तृतीय अरेस्ट वाले ने क्या चीज़ घोषित कर दिया था? तो नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। अभी शक्तियों को कहा कि संविधान भंग नहीं होगा। कब तक भंग नहीं होगा? जब तक कि संविधान जब तक बन ना जाए। लेकिन ऐसा बुर्बो वंश में नहीं था। बुर्बो वंश में क्या 175 वर्ष तक सभा बुला ही नहीं गई थी। बुलाया गया कब? जब धन की आवश्यकता हुआ तब। फिर कहा राजा द्वारा इसे भंग कर सदस्यों को बंदी बनाने की अफवाह उठाई। राजा द्वारा यह अफवाह उठाया गया कि हम लोग हिटलर में पढ़ेंगे, हिटलर भी अफवाह उठाया करता था। तो हम लोग उसको वो हिटलर के बारे में वहाँ से जानेंगे। तो यहाँ हम लोग जानते हैं राजा द्वारा अफवाह यह उठाया गया जो तृतीय अरेस्ट के जितने भी लोग थे, जो सदस्य थे, उसको सभा को भंग करवा दिया गया। अब भंग करवाने के बाद सभी को क्या कर दिया? बंदी बना लिया गया, यानी पकड़ कर जेल भेज दिया गया। तभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और नेशनल असेंबली में वही बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों को नेतृत्व मिराबियो एवं ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे। उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उनका नेतृत्व मियारबो एवं ओबेसियो जैसे नेताएं कर रहे थे। यद्यपि मिराबियो सामंत परिवार का था। मिराबियो कैसा परिवार का था? सामंत परिवार का था। फिर भी वह सामंतियों के विशेषाधिकार को समाप्त करने पर पक्षधर था। और फिर भी क्या कहता था? सामंतियों को विशेषाधिकार देने का पक्षधर समाप्त करना चाहता था। देख सकते हैं किस तरीक़ा से वहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। बेस्टिल का पतन किस तरीक़ा से हुआ? तो कह रहा 14 जुलाई सन 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज के कारगिल बेस्टिल को घेर लिया। कारगिल बेस्टिल को क्या कर लिया? घेर लिया। बेस्टिल का दुर्ग राजतंत्र को निरंकुशता का प्रतीक था। ये राजा का जो तंत्र था वहाँ मेन रूप से बेस्टिल ही क्या था? निरंकुशता का प्रतीक था। कैसे? कि 4 घंटे के डेरा डालने के बाद, कई घंटे तक वहाँ घेरे हुए रहे? 4 घंटे तक डेरा डाले हुए रहे, यानी वहाँ घेरे हुए रहे। उसके बाद 4 घंटे के डेरा डालने के बाद क्या हुआ जो देखते हैं। 4 घंटे के डेरा डालने के बाद वे जेल को फाटक तोड़ दिए। यानी बेस्टिल क्या था? बेस्टिल जो दुर्ग था, जो क्या था? एक प्रकार का जेल था। जिस प्रकार से आप लोग नाम जानते होंगे तिहाड़ जेल है ना, उसी प्रकार से जानते होंगे ना आप वेयर जेल। उसी प्रकार के यहाँ फ्रांस में कौन जेल हुआ करता था? बेस्टिल जेल हुआ करता था। फाटक तोड़कर एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हो गए। और जितना बोला गया था राजा द्वारा अफवाह उठाया गया था कि यहाँ सभी आंदोलनियों को क्या कर दिया? बंदी बनाकर इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी को क्या किया गया? यहाँ इसको उठा लिया गया। करा बेस्टिल राजगीर का समाप्ति निरंकुश शासन का पतन का प्रतीक था। फ्रांस में
14 जुलाई की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो को ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई सन 1789 के बाद लुई 16वीं नाम मात्र के लिए राजा बना रहा। 14 जुलाई 1789 में के बाद लुई जो 16वीं था जो नाम के राजा था, अब उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि वहाँ के तृतीय रेस्ट के लोगों ने क्या किया था, जितना था बैरिस्टिक जेल को जो तोड़कर सभी को मुक्त कराकर 14 जुलाई को क्या कर दिया था, स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। स्वतंत्रता की घोषणा जब किया था तो 14 जुलाई सन 1789 के बाद लुई जब स्वतंत्रता घोषित हो गया तो वहाँ तो कोई राजा रहा नहीं, और जब वहाँ कोई राजा रहा नहीं तो क्या होगा, तो लुई वहाँ का राजा का कोई महत्व ही नहीं है। और वहाँ का राजा कौन था, लुई 16वीं। तो कह सकते हैं कि लुई 16वीं क्या चीज़, नाम मात्र के लिए राजा बना रहा। और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। और जो नेशनल असेंबली की घोषणा कौन किया था, तृतीय रेस्ट जो टेनिस कोर्ट में जाकर सम्मेलन किए थे, सभा बनाए थे, उसी ने क्या घोषित किया था, नेशनल असेंबली। तो वही नेशनल असेंबली क्या कर दिया, अधिनियम बनाने लगा। इसी सभा में 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों का अधिकार को स्वीकार किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस में मानव एवं नागरिकों का अधिकार कब घोषित किया, 27 अगस्त को घोषित कर लिया गया। इस घोषणा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और अपनी इच्छा अनुसार धर्मपाल करने, इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने की स्वीकृति मिल गया। यानी कि इसके जब बुर्बो वंश का था तो उसमें अपने हिसाब से धर्म पालन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसके अनुसार नेशनल असेंबली के अनुसार मानव के अधिकार के अनुसार कहा गया कि आप अपने हिसाब से धर्म पालन कर सकते हैं, इस प्रकार से अपना विचार भी प्रकट कर सकते हैं। इस सब की स्वीकृति दे दी गया। कब दिया गया, 27 अगस्त 1789 के। तो ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म का स्वतंत्रता कब मिला, 27 अगस्त 1789 किसके द्वारा, मानव और तथा नागरिक के अधिकार के द्वारा दिया गया। उसके बाद अधिकार मान लिया गया कि अधिकार मानव के अधिकारों को मान्यता मिली। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस की स्वतंत्रता एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। इसके पहले जो भाषण का स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जो नहीं थी, इस अधिनियम के द्वारा ये भी मान लिया गया। अब राज्य की किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके पहले था कि राज्य के कोई भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार किया जा सकता, लेकिन इस नियम में बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तथा मुआवजा दिए बिना उसके ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले था कि क्या, अब उसके किसी के भी ज़मीन पर कब्जा कर सकते थे बिना पैसा दिए हुए, लेकिन इस अधिनियम के अनुसार बना गया कि अब आपको उसके ज़मीन के प्रति आप कब्जा करेंगे, उस पर अपना अधिकार जमाएंगे, तो उसके पहले आप उसको क्या देना पड़ेगा, मुआवजा, यानी कि मुआवजा जिसको कहते हैं पैसे के रूप में देना पड़ेगा। मध्य वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण निश्चय वे थे जिनके अनुसार कर का भार सभी वर्गों पर समान रूप में डालने का निश्चय किया गया। पहले जो था, जो कर जो प्रथम अरेस्ट और द्वितीय अरेस्ट को नहीं, सिर्फ तृतीय अरेस्ट को देना पड़ता था, लेकिन अब इसके अधिनियम के अनुसार कहा गया कि अब कर भी होगा तो सबको समान देना पड़ेगा। प्रथम अरेस्ट के रहे, द्वितीय अरेस्ट के रहे या तृतीय अरेस्ट के रहे सबको अब उतना ही कर देना पड़ेगा। और सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार। पहले जो था बुर्बो वंश में लुई 16वीं के जब शासन करा था उसमें निजी संपत्ति यानी कि आप 5 लाख 10 लाख रुपया रख नहीं सकते थे, लेकिन अब इस नियम के अनुसार वहाँ निजी संपत्ति भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसका भी अधिकार दिया गया और सभी को निजी संपत्ति का अधिकार मिला। फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए यह क्रांतिकारी घोषणा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई, और जितना भी यूरोप में क्रांतिकारी घोषणा था सब के लिए यह घोषणा क्या हो गया, जरूरी हो गया। तो करा कि सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली, सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिसमें
शक्ति पृथ्वीकरण के लिए के सिद्धांत को अपनाया गया। ये कौन सा पृथ्वीकरण को अपनाया गया? शक्ति पृथ्वीकरण को अपनाया गया। इस तरह फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और धीरे धीरे क्या हो गया? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। आप इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से फ्रांस के जो मानव और नागरिकों का अधिकार था, इस तरीक़ा से जारी किया गया था, इस तरीक़ा से लिखकर जारी किया गया था कि क्या क्या अधिकार दिया जाएगा और कौन कौन सा अधिकार नहीं है। सन 1791 में नेशनल असेंबली की घोषणा कर दिया गया, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना भी हो गई। यद्यपि लुई 16वीं ने नए संविधान को मान लिया। अब फिर अब क्या करना पड़ेगा? लुई 16वीं कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या मान लिया? हार मान लिया। अब यह भी नए संविधान को क्या कर लिया? मान लिया। परंतु मिरातवियों की मृत्यु, किसकी मृत्यु? मिरातवियों की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत की हो गई। अब यहाँ पर हिंसात्मक, जब मिराबे जो इसका शासन था उसकी मृत्यु हुई और फिर उसके बाद वहाँ पर हिंसात्मक विरोध शुरुआत हो गई। विद्रोह में भी कुलीन वर्गों के द्वारा संविधान का विरोध किया गया और जितना भी कुलीन वर्ग थे सब उसके द्वारा क्या कर दिया गया? इस संविधान को विरोध किया गया। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया प्रसा तथा सेबाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। उस समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया था। नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से ही किया गया था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष मतलब सभी को लेकर, अप्रत्यक्ष मतलब सिर्फ अपने, यानी अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, यानी कि अपने मिलकर जितना भी वहाँ पर शासन था उसी ने क्या कर दिया? चुनाव करा दिया गया था। उपयुक्त बातें आलोचना का विषय बना गया था। जितना भी बात था क्या बन गया था? आलोचना का विषय बन गया था। आलोचना मतलब बुराई करने लगे। आलोचना के प्रमुख जैकोबिक क्लब के सदस्य थे, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ी साज, नौकर एवं तिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। जैकोब क्लब ने पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से रखा गया था, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जैब का नाम क्या रख दिया गया था और उसका नेता कौन था? नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। तो ध्यान देने एक बात है, क्वेश्चन पूछेगा कि भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब का नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था इसका नेता। फिर कहा आतंक का राज क्या था? उस समय अब क्या चीज़ का राज आ गया? आतंक का। जैसे कैसे आया जो देखते हैं। कहा रॉबेस्पियर वामपंथी विचारधारा का समर्थन था। ये कैसा विचारधारा था? वामपंथी। अतः खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव में नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की। इसने वामपंथी मतलब क्या? जो खाद्य, जो जितने भी खाद्य सामग्री होते हैं उसके लिए क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, क्योंकि बहुत सारे क्या थे? महंगे थे। ऐसे ऐसे खाद्य जो खाने लगते हैं, जो रोज़मर्रा यानी कि रोज़ की ज़िंदगी में यूज होता है, वो सारे खाद्य क्या थे? महंगा थे। और आतंक का राज स्थापित किया। 14 महीने में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाए गए। ये 14 महीने में कितना? 14 महीने में लगभग कितना? 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी देगी। और उन्हें क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। किनको? रॉबेस्पियर को फांसी दे गई। रॉबेस्पियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। ये किसका था? प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इलेक्शन करा, यानी कि किसी का भेदभाव नहीं। अप्रत्यक्ष मतलब होता है भेदभाव। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? भेदभाव नहीं, सभी के लिए एक ही समान है। इसको कह रहा 21 वर्ष में अधिक उम्र वाले लोगों को मतदान का अधिकार। उसके बाद जैसा ही हुआ तो प्रजातंत्र में कहा गया कि 21 वर्ष के अधिक उम्र वाले लोगों को मतदाता का क्या कर दिया जाए? अधिकार देना चाहा, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो। यानी कि उसके पास 21 वर्ष होना चाहिए, उसके पास पैसा हो चाहे नहीं हो। जिस प्रकार से अभी हम लोग भारत में देखते होंगे 18 वर्ष से उम्र है तो आप वोट दे सकते हैं जाकर। आपके पास पैसा है, गरीब है, राजा है, अमीर है, उस सब के लिए वोट का अधिकार समान था। उसी को कहते हैं क्या थी? प्रत्यक्ष का रूप से कहते हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से उस समय कहाँ था? 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष का था। तो 21 वर्ष के अधिकार उम्र वाले सभी मतदाताओं को, चाहे उसके पास पैसा हो चाहे उसके पास पैसा ना हो, अधिकार मतदान, यानी कि मतदान मतलब चुनाव, वोट देने का अधिकार दिया गया।
करा 21 सितंबर 1792 को नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेक्शन नाम दिया गया। वहाँ पर जो 21 सितंबर 1792 को जो नव निर्वाचन असेंबली हुआ था, निर्वाचित किया गया था, उसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन। तथा राजा की सत्ता के समाप्त कर दिया गया। यही कन्वेंशन द्वारा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई को किसके अपराध में? देशद्रोह के अपराध में लुई 16वीं पर मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। जैसी करनी वैसी भरनी, इतना निर्दोष शासन था, इतना मुकदमा चला रहा था, मांग रहा था कि हमको क्या हो जाए, स्वतंत्र दे दिया। अगर स्वतंत्रता देता था क्या इसको फांसी पर चढ़ाया जाता? नहीं। तो ये स्वतंत्रता नहीं दिया, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ ध्यान देने एक बात है, क्वेश्चन पूछेगा लुई 16वीं को कब फांसी की सज़ा सुनाएगी, या उसकी मृत्यु कब हुई? तो लुई 16वीं को 21 जनवरी 1793 को फांसी की सज़ा फांसी पर चढ़ा दिया, यानी कि फांसी मिल गया। बाद में मेरी अनियोता का भी फांसी दे दिया। उसके बाद जो है ना, जिस प्रकार से पहले राजा लुई 16वीं आया था, उसके बाद मेरी अनियोता आई थी, जो कि राजा 16वीं जो थी बुर्बोबस का शासन था, और मेरी अनियोता जो थी वो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी। इन दोनों को क्या कर दिया गया? फांसी की सज़ा दिया गया। और जो जितना भी अब फिजूल खर्ची था, जितना भी 15,000 जो था, उसको 9% दिया जा रहा था पूरा राजस्व का, अब सारा सब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो करा इस प्रकार से आतंक का क्या हुआ? अंत हुआ, आतंक का राज का समाप्त हुआ, खात्मा हुआ। फिर करा रॉबस्पियर द्वारा स्थापित आतंक का राज अक्टूबर 1793 में उत्कर्ष पर था। यानी 1793 में इसका जो आतंक का राज था बहुत उत्कर्ष पर चला गया था। करा कि कन्वेक्शन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। इस जो कन्वेंशन हुआ था, इसके द्वारा एक घोषणा किया गया। कन्वेक्शन कहते हैं कि इसको निर्वाचित असेंबली को क्या कहा नाम दिया गया था? कन्वेंशन नाम दिया गया था। तो कन्वेंशन द्वारा घोषित किया गया कि इस भाषा का इस राज्य का एकमात्र भाषा हुआ क्या? फ्रेंच। कानून का संकलन कराया गया। उपनिवेशक में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा समाप्त कर दी। यही कन्वेंशन द्वारा पहले जो तो गुलाम बनाकर बेचा जाता था, भेजा जाता था, उस सभा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाने का प्रथा भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। उस समय जिसका राजा रहता था, राजा का बेटा है, आप लोग मूवी में देखते होंगे, राजा का बेटा ही क्या बनता है? राजा पर जो बड़ा बेटा रहता है राजा ही बनता है। उस प्रकार उस नियमों को, कानूनों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? कन्वेंशन द्वारा खत्म किया। कन्वेंशन कहते हैं किसको? निर्वाचन असेंबली को ही क्या कहा जाता है? कन्वेंशन कहा जाता है। निर्वाचन असेंबली बनाया किसको गया था? तृतीय रेस्ट के लोगों के द्वारा बनाया गया था। करा कि समाप्त कर दिया गया। राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि ध्यान देने योग्य बात है कि क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्र का नया कैलेंडर कब लागू हुआ? तो राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1789 को लागू हुआ। इस सभी को रॉबस्पियर ने सर्वोच्च सत्ता की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया, परंतु अस्थायी सिद्ध हुई। ये ज़्यादा दिन चला नहीं, इसका तुरंत ही क्या हो गया? खत्म हो गया। उसकी हिंसात्मक कार्रवाइयों की वजह से विशेष न्यायालय ने जुलाई 1794 में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। जुलाई 1794 में क्या दे दिया गया? मृत्यु दंड दे दिया गया। उसके बाद सन 1795 ईस्वी में नया संविधान बनकर आया। 1795 ईस्वी में कैसा संविधान बना? नया संविधान बनकर सामने आया। उसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता लागू कर दिया। 1775 ईस्वी के बाद सब क्या हो गया? संविधान बन गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस के संविधान कब लागू हुआ या बना? तो 1795 में हुआ, गणतंत्र की शुरुआत होगी। जो इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट का जो था गणराज्य का प्रधान घोषित कर दिया, और उसमें जो गणराज्य था उसका प्रधान यानी हेड किसको बना दिया गया? नेपोलियन बोनापार्ट को बना दिया गया। करा विधि की संहिता लागू किया गया। उसके सुधार कार्यों ने तत्कालीन फ्रांस के उत्थान में काफ़ी सहायता प्रदान किया। यही काज करने में जो था, जो इसका क्या हो गया? बहुत ही सहायता प्रदान किया गया। किसके द्वारा? वहाँ के
जनताओं के द्वारा। क्रांति के परिमाण, अब क्रांति होगा, शासन हुआ, जब शासन हुआ, शासन जब ज़्यादा निरंकुश था तो राजा को क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। और जब क्रांति का परिणाम, जब क्रांति होगा तो उसका भी तो कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे क्रांति का परिणाम क्या हुआ। सबसे पहला परिणाम क्रांति का था पुरातत्व व्यवस्था का अंत। किसका व्यवस्था का अंत? पुरातत्व व्यवस्था का अंत। तो किस तरीका से पुराना व्यवस्था जिस तरीका से लौट चलते आ रहा था उस व्यवस्था को क्या हो गया, अंत कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति ने वहाँ की पुरातत्व व्यवस्था, वहाँ के पुरातत्व व्यवस्था जिसको कहते हैं एंशिएंट रिजीम को समाप्त कर आधुनिक युग का जन्म दिया। यानी कि पुरातन व्यवस्था को खत्म करके कौन सा व्यवस्था लाया, ये आधुनिक युग को लाया गया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्वता को प्रोत्साहित मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ध्यान देने एक बात यह है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आधुनिक युग में क्या क्या लाया गया था। आधुनिक युग में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता को प्रोत्साहित मिला, यानी कि आगे चलकर यही चीज़ लागू हुआ मिला। सामंतवाद का अंत हो गया, और इसी में जो पुरातत्व व्यवस्था को जब अंत हुआ उसी समय किसका शुरुआत हो गया, अंत हो गया, सामंतवाद का। जो सामंत था कि एक जैसे लोगों को राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका क्या हो गया, यहाँ पर अंत कर दिया गया। कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज। कौन निरपेक्ष राज? धर्मनिरपेक्ष राज। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को जहां से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसे वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहन करें। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर हमें बता भी सकते हैं। कह रहा धर्मनिरपेक्ष राज। इस क्रांति ने राज को धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना की। यानी जो पहले जो एक धर्म चलता था, अब इस धर्म को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आपको जो इच्छा है उस धर्म को मान सकते हैं, यानी उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज। जैसे भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ भी बहुत सारे धर्म को माना जाता है, बहुत सारे धर्म अपनाया जाता है। जो आपको स्वतंत्र है, किसी भी मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, मस्जिद में, गिरजाघर में, ईसाई घर में। यहाँ का तो नेता तो करते हैं पूजा, तो आप लोग तो क्या है, जनता ही हैं, आप भी जाकर यहाँ कर सकते हैं। इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज कहा जाता है। कह रहा धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का उदय हुआ। और धार्मिक क्षेत्र में किसका उदय हुआ, बुद्धिवाद का उदय हुआ। जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, और जनता को जितना भी धार्मिक स्वतंत्रता था, जहाँ मंदिर में नहीं पूजा करने दिया जाता था, किसी दूसरे धर्म को अपनाया नहीं दिया जाता था, अभी सभी धर्म को अपनाने के लिए, सभी धर्म को पूजा करने के लिए क्या किया गया, प्रोत्साहन दिया गया। दोस्तों अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज तक हम इतना ही रहते हैं। कल का क्लास में बस कल का क्लास हो रहा, कल का क्लास में क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।